मुस्कुराहट जो हर किसी के चेहरे पर रौनक लाती है, खासकर उन माँ बाप के चेहरे पर जो अपने नवजात शिशु का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे कटे होंठ और तालू के साथ जन्म लेते हैं। ये उन माँ बाप के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता है। बच्चे का विकृत चेहरा परिवार के सभी लोगों में निराशा पैदा कर देती है। अगर ऐसे बच्चा पैदा होता है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है? हैंडल कैसे करना है, उन्हें फीड कैसे करना है। दो तीन चीजें ऐसी बताना चाहूंगा जो कि ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती हैं। जब हमारे पास ये क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बच्चे आते हैं, अगर सिर्फ वो स्पीच थेरेपिस्ट पे रिलाई करेंगे कि चलो हाफ एन आवर, और ये बहुत लंबा फेज होता है, शायद ये सबसे लंबा फेज। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोना प्रभाकर, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज, एसजीटी यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के बारे में, यानी कि कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालू। ये किस तरह होता है और मेडिकल साइंस में इसका इलाज किस तरह से पॉसिबल है। गर्भावस्था के पहले और दूसरे महीने में जो तालू और होंठ को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनको आपस में जुड़ना होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जेनेटिक या एनवायरमेंटल होता है, पर बहुत सारे बच्चों में इस समस्या का कारण आज तक नहीं पता चल पाया। सर्जरी की मदद से काफ़ी हद तक ये होंठ बिल्कुल ठीक हो जाता है और शक्ल भी सामान्य हो जाती है। अधिकतर पाया जाता है कि होंठ और तालू इकट्ठे कटे हुए होते हैं, पर कभी कभी होंठ कम भी कटा हो सकता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जब कट होंठ मसूड़े से होते हुए नाक के निचले हिस्से तक जाता है, और कुछ मामलों में ऐसे भी होता है कि सिर्फ तालू या केवल तालू कटा होता है। इससे बच्चे के चेहरे पे प्रभाव इतना नहीं पड़ता। और कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें तालू का सबसे पिछला हिस्सा, जिसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, उसमें क्लेफ्ट पाया जाता है। उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट। एक और प्रकार का क्लेफ्ट होता है जिसमें क्लेफ्ट आसानी से दिखता नहीं। ये सिर्फ बोन में एक डिफेक्ट होता है और वो डिफेक्ट मसूड़े से ढका होता है। इसका पता भी आसानी से नहीं चलता। जब बच्चा रूटीन एग्जामिनेशन के लिए जाता है डॉक्टर के पास और कोई एक्सरे होती है, तब इस हिडन क्लेफ्ट के बारे में पता चलता है। जिन बच्चों का क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता है, उनकी विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं। जब विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक, तो इसका इलाज एक लंबे प्रोसेस के थ्रू निकलता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम करते हैं। इन बच्चों का जो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है, इसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसकी फीडिंग और न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए पीडियाट्रिशियन और स्पेशली ट्रेन नर्स, जिसको हम कहते हैं क्लेफ्ट नर्स, उनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं है कि बच्चा पैदा होने के दौरान ही पता चले कि बच्चे को ये दिक्कत है, बट ये दिक्कत बच्चे को पास है, ये माँ के पेट से भी डायग्नोसिस हो सकता है, जिसको हम एंटीनेटल डायग्नोसिस बोलते हैं। एंड ये बेसिकली 3D अल्ट्रासाउंड से होता है। और ये चीज़ें हम इन पेरेंट्स को बोलते हैं ज़्यादातर जिनको ये क्लेफ्ट का दिक्कत खुद की होती है, या उनका ऐसा कोई बेबी हो जिसको पहले से ऐसा कोई मालफॉर्मेशन है। अगर ऐसे बच्चा पैदा होता है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है? तो पहले तो आप माँ का दूध एक्सप्रेस करके वो दीजिए, वो बहुत तरह की फ़ायदा करता है। बट जिस पॉइंट पे
फील होता है कि नहीं बच्चे को दूध कम पड़ता है, तो आप जरूर पीडियाट्रिशियन के कंसल्ट कराइए एंड वो आपको गाइड कर लेगा कि बच्चे के उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से कितना फीड देना सही रहेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता है और हम उनको यहाँ पे मैनेज करते हैं। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ऐसे बच्चों के साथ कि उन्हें हैंडल कैसे करना है, उन्हें फीड कैसे करना है, तो हम लोग उन्हें गाइड करते हैं कि किस तरह उनको मैनेज किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन बच्चों के साथ होती है कि जब उनको दूध पिलाते हैं तो दूध ना तो नाक से बाहर आ जाता है या चोकिंग हो जाती है या इसकी वजह से ईयर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो हम उनको गाइड करते हैं कि ऐसे बच्चों को जब आप फीड करें तो अपराइट पोजीशन में फीड करें और ब्रेस्ट फीड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सर्वोत्तम दूध होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि हम उसको चौड़े मुंह वाला निपल देते हैं या फिर क्रॉस कट वाला निपल इस्तेमाल किया जाता है और हम इन सब चीज़ों की सलाह माँ को देते हैं ताकि बच्चा अच्छे से फीड करे और बच्चा स्वस्थ रहे और उसका वेट गेन भी हो। बच्चे के ऑपरेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम ध्यान रखते हैं जिस चीज़ का, वो ये है कि जहाँ पे सर्जरी हुई है उस जगह को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो ये सब हिदायतें हम पेरेंट्स को देते हैं। कटे होठ की सर्जरी नॉर्मली 3 मंथ्स पे की जाती है, पर बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि इससे पहले भी एक बड़ा यूजफुल प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं नैम, प्री सर्जिकल नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पेशेंट्स के ऑपरेशन से पहले होने वाली ट्रीटमेंट के बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, जैसे नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हम नाक यानी कि नेजो, एल्वियोलर यानी कि तालू जहाँ पर दांत आते हैं, और होंठ, इन तीनों की विकृति को थोड़ा सा कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ताकि सर्जरी करते समय हमें उस चीज का लाभ मिले और एस्थेटिकली जब आप बच्चे को देखेंगे, देखने में बच्चा जो है वो बेहतर, थोड़ा सुंदर प्रकट होगा ऑपरेशन के बाद। अब इस नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 2-3 चीजें ऐसी बताना चाहूंगा जो कि ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती हैं। बच्चे के पैदा होते ही हम ये अप्लायंस, नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग अप्लायंस जो है, इसे हम बच्चे के मुंह में मेजरमेंट लेने के बाद में लगा सकते हैं। इस अप्लायंस को लगाने के लिए बच्चे को कहीं भी ऑपरेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को सीधा ओपीडी में ही हम इस बच्चे का इंप्रेशन जो है, यानी कि जो मेजरमेंट है तालू की और विकृति की, वो हम ले सकते हैं। तो इस मेजरमेंट को लेने के बाद में ये अप्लायंस बच्चे के साइज का, उसके नाप का बनाया जाता है। हर बच्चे के लिए अलग अप्लायंस बनता है और इस अप्लायंस को समय हर 2-3 हफ्ते में हमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, जिससे कि हम जो डिफॉर्मिटी है, जो विकृति है, उसको हम मोल्ड कर पाएं और अच्छी शेप में लेके आ पाएं। नाक जो कि बहुत चपटा रहता है इन बच्चों में, अगर एक तरफ की विकृति है, एक तरफ की डिफॉर्मिटी है यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट में, तो देखते हैं कि एक तरफ का जिस तरफ विकृति है वहां पे नाक बिल्कुल चपटा रहता है, देयर इज अ फ्लैटनिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रिल। और अगर ये दोनों तरफ है तो दोनों तरफ का चपटा रहता है। इस नाक की जो शेप है, इसको जब हम बनाना चाहते हैं सही, तो इसको सर्जरी में बनाने के कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ नुकसान हैं, जिसकी वजह से हम नाक की सर्जरी इस समय बच्चे के 6 महीने की उम्र में नहीं करते, क्योंकि जितनी भी एरिया की कार्टिलेज है इस पे डिपेंड करती है मिड फेशियल ग्रोथ। अगर ये चेहरे की बीचले हिस्से की ग्रोथ, जिसे हम मिड फेशियल ग्रोथ कह रहे हैं, अगर ये नाक की सर्जरी की जाए तो यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट कार्टिलेज होती है जिसमें कि ग्रोथ सेंटर होता है नाक का, और इसकी वजह से ये ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए कोई भी जो सर्जरी है हम लोग नाक पे करना अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम नाक की सर्जरी इस यंग एज पे नहीं कर रहे, तो उससे हमारे पास नुकसान ये है कि ये जो नाक की शेप है ये हम नहीं बना पा रहे। इसको बनाने के लिए ये नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग अप्लायंस बहुत ही काम की चीज है। इस अप्लायंस से हम लोग 2 हुक बच्चे के फ्लैटेंड नाक के अंदर की कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए लगा देते हैं, जिससे कि नाक अपने आप पहले ही कार्टिलेज की एक्सपेंशन से थोड़ा सा उठ जाता है। उसके बाद जब हम ये होंठ की सर्जरी करते हैं तो नाक की शेप बराबर आती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और एडवांटेज है इस नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग अप्लायंस का, वो ये है कि अक्सर इन बच्चों में आप देखेंगे कि तालवे जो हैं वो अलग दूर रहते हैं, और उसकी वजह से जो एल्वियोलस है, क्लेफ्ट एल्वियोलस यानी कि जहां पर दांत निकलने हैं, उनमें भी बीच में एक गैप रहता है, हड्डी का गैप रहता है। ये अप्लायंस के माध्यम से हम इस हड्डी को पास में लेके आ सकते हैं, और काफी केसेस में हम इसको बिल्कुल साथ में लेके आके जोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद में एडवांटेजेस ये हैं कि कई बार आपको बोन ग्राफ्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर करनी भी है तो बड़ा न्यूनतम ग्राफ्ट आपको यूज करना पड़ता है, तो सर्जरी कम हो जाती है। क्योंकि अक्सर ऑपरेशन कराने के बाद में हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो प्लानिंग है ये बच्चे के पैदा होते ही स्टार्ट करनी है। हमने ये अप्लायंस बच्चे के मुंह में जैसे ही बच्चा पैदा हो, अगर ये
बच्चा आप हमारे पास लेके आए, इसके हम तुरंत इसके अप्लायंस लगा सकते हैं और ये विकृति को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्कार जो है वो भी जब बेटर, पहले लिप की जब लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, जो क्लेफ्ट लिप सेगमेंट है उसमें पहले ही होंठ को हम पहले खींच पाएंगे, मसल्स को थोड़ा एक्टिवेट कर देंगे पहले ही, तो इस चीज के माध्यम से ऑपरेशन करने में जो सक्सेस हमें मिलेगा एस्थेटिक आउटकम के हिसाब से, बोन ग्राफ्ट की रिडक्शन के हिसाब से बाद में, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म सोच के हम लोग ये अप्लायंस का यूज कर रहे हैं। सर्जरी बच्चे की होती है एक स्पेशली ट्रेन्ड सर्जन जिसको हम कहते हैं क्लेफ्ट सर्जन। ये क्लेफ्ट सर्जन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो सकता है, प्लास्टिक सर्जन हो सकता है या ईएनटी सर्जन हो सकता है। जब हमारे पास ये क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बच्चे आते हैं तो उन्हें कई ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। पहला ऑपरेशन इनका 3 से 6 महीने पे होता है, जो उनके होंठ के ऑपरेशन किया जाता है, और इस उम्र पे करने से कोई बाद में कोई विकृति नहीं होती है। फिर उनका करीब 1.5 साल से 2 साल के बीच में अगर तालू उनका कटा हुआ है तो तालू का ऑपरेशन किया जाता है, और फिर 9 से 12 साल की उम्र में हड्डी डाली जाती है, जैसे कि दांत उनके सही से आ जाएं अपनी जगह पर। जब बच्चा बड़ा हो जाता है करीब 16 साल का, तो उस समय फिर हम उसके चेहरे के या नाक का ऑपरेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है तब करते हैं, और या कोई करेक्टिव सर्जरी अगर ज़रूरत है तब हम करते हैं। तो अगर बच्चे के ऑपरेशन टाइम से होते चले जाएं तो कुछ समय के बाद उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं रहता है और वो बच्चा बिल्कुल अन्य बच्चों की तरह लगने लगता है देखने में। जब बच्चे की सर्जरी हो जाती है उसके बाद उसकी स्पीच पे ध्यान देना होता है। उसके लिए एक स्पीच स्पेशलिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। स्पीच थेरेपिस्ट का रोल क्या है इन केस ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट? बात करने के लिए हमें आर्टिकुलेटर्स की ज़रूरत होती है, और हमारे स्पीच आर्टिकुलेटर्स हैं हमारे टंग, लिप्स, टेथ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सब। इन सब के हेल्प से ही हम बात कर पाते हैं। एक तो होता है जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कंठ तक होता है, गले तक, बट उसको शेप देना, एक शब्द में कन्वर्ट करने के लिए सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमें पता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट में क्या होता है। क्लेफ्ट लिप में लिप कटा होता है, लिप पे कट होता है, पैलेट के केस में तालू में कट होता है, और ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे बात करने के लिए। तो जब कट होता है तो बच्चे जो शब्द लिप्स और पैलेट के मदद से बोली जाती है उन शब्द को बोलने में उन्हें कठिनाइयाँ होती हैं, जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं। प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी दोनों में ही हम असेसमेंट करते हैं। प्री सर्जरी में हम OPME करते हैं, जिसमें हम सारे स्ट्रक्चर्स का असेसमेंट करते देखते हैं कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी है या नहीं, और उसका फंक्शन भी चेक करते हैं। इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच चेक करते हैं, जिसका हमारा रेटिंग स्केल होता है। एक फॉर एग्जाम्पल वी हैव AYJ NIHH इंटेलिजिबिलिटी रेटिंग स्केल। उस बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच ऑफ द चाइल्ड वी रेट इट। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट में हम टेस्ट मटेरियल्स यूज़ करते हैं। एक है हमारा हिंदी आर्टिकुलेशन टेस्ट, दूसरा है हमारा पिक्चर आर्टिकुलेशन टेस्ट। पेरेंट्स को भी होम प्लान मिलता है, इंटेंसिव होम ट्रेनिंग शुड बी डन। जो हम यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को घर पे भी करवाएं। अगर वो कराएंगे तभी बच्चे जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे। अगर सिर्फ वो स्पीच थेरेपिस्ट पे रिलाई करेंगे कि चलो हाफ एन आवर हुआ हो गया बच्चा सीख जाएगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। साथ साथ जैसे बच्चा बड़ा होता है देखा जाता है कि उसके दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो वहाँ एक ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल बहुत लंबे समय तक इम्पॉर्टेंट होता है, जो बच्चों के दांतों को सीधे करता है। जब क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का पेशेंट लगभग 7 साल का होता है फिर उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट शुरू होता है, और ये बहुत लंबा फेज़ होता है। शायद ये सबसे लंबा फेज़ होता है क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कई फेजेस में होता है। पहले हम करते हैं ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, जिसमें उसके जबड़े को एक्सपैंड किया जाता है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पेशेंट की बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं 3 Ds। ये 3 Ds हैं डिविजन, डिस्प्लेसमेंट एंड डेफिशिएंसी। अब मैं ये समझाऊंगी कि ये क्या होता है। जब हम कहते हैं कि डिवीजन है
तो उसका ये मतलब है कि जो आर्च है, जो डेंटल आर्च है, उसकी कंटिन्यूटी में एक ब्रेक है, और जहाँ ये ब्रेक है वहाँ बोन की कमी होती है, हड्डी की कमी होती है। तो हमारा पहला स्टेप होता है लगभग 8 से 11 साल की उम्र में कि हम इस डिफेक्ट को बोन से भरें। इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। हम पेशेंट को कई तरह के ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस देते हैं जो जबड़े को पहले एक्सपैंड करते हैं, उनकी जो वी शेप्ड कोलैप्स्ड आर्च है उसको चौड़ी करते हैं by means of certain expanders. These are known as expansion appliances. साथ में एक एक्सटर्नल डिवाइस लगता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स पुल हेडगियर। वो इसलिए लगता है क्योंकि इन पेशेंट्स में जो ऊपर वाला जबड़ा है वो बड़ा दबा हुआ होता है, तो हम कोशिश करते हैं इलास्टिक्स के द्वारा और रिवर्स हेडगियर के द्वारा फोर्स लगाते हैं ताकि ऊपर वाला जबड़ा बाहर की तरफ आए और शक्ल में वो मिड फेस डेफिशिएंसी और दबी हुई लुक बीच में ना रहे चेहरे पे। तो जब ये ऑर्थोपेडिक फेस ख़त्म होता है एक्सपेंशन के द्वारा, तो जो डिफेक्ट है वो और बड़ा हो जाता है। अब इसमें ग्राफ्ट डाला जाता है जो सर्जन्स करते हैं, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सेकेंडरी एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग। इस एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग जिसको हम कहते हैं SABG और सेकेंडरी एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग, इसके कई लाभ होते हैं। सबसे पहले ये है कि ये जो डेंटल आर्च की कंटिन्यूटी है उसको पूरा करता है, वो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहता। दूसरी बात है, हड्डी डलने से जो लिप और नोज़ को जो सपोर्ट मिलनी होती है वो सपोर्ट पूरी मिलती है क्योंकि वहाँ अब हड्डी भरी गई है। तीसरी बात है, थोड़े थोड़े कई बार मोरियाँ होती हैं जो ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के बीच में होती हैं, और जिसके कारण जब भी हवा और कोई तरल पदार्थ मुंह में लेते हैं तो वो नेज़ल कैविटी में जा सकती है। तो ये जो ओरोनेज़ल रिफ्लक्स ऑफ लिक्विड्स एंड एयर होता है वो भी समाप्त हो जाता है जब ये हड्डी उस डिफेक्ट में डल जाती है। सो वी से दैट देयर इज क्लोजर ऑफ नेज़ो ओरल फिस्टुलास, तो वो इम्प्लांट भी अच्छी तरह टिक जाएगा। पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो क्लेफ्ट के आसपास जो दांत होते हैं वो लाइन ऑफ क्लेफ्ट में ही रह जाते हैं, वो इरप्ट नहीं हो पाते। जब आप ग्राफ्ट डाल देते हो तो वो सारे दांत जो क्लेफ्ट के आसपास होते हैं वो उस हड्डी के थ्रू बाहर निकल आते हैं, और उनके निकलने से जो डेंटिशन है उसकी एस्थेटिक एस्पेक्ट भी अच्छा हो जाता है और फंक्शनल एस्पेक्ट भी ठीक हो जाता है। बेसिकली यू गेट अ कंटिन्यूटी ऑफ द डेंटल आर्च एंड ऑल द टीथ विच आर इन द लाइन ऑफ क्लेफ्ट, स्पेशली ये होते हैं लैटरल इंसाइजर और कैनाइन, तो ये दांत बाहर निकल आते हैं। फिर जब ये ऑर्थोपेडिक फेज खत्म होता है, नेक्स्ट फेज आता है जिसमें हम डिटेलिंग करते हैं। उसमें हमें तार और ब्रेसेस एक एक दांत पे लगा के हर दांत जो टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में है उसको एक लाइन में लाया जाता है। इसको हम ब्रेसेस से करते हैं। और जो लास्ट फेज है वो होती है ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी या डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, जिससे मैंने कहा है जो ऊपर वाला जबड़ा अगर वो बहुत दबा हुआ है उसको सामने लाया जाता है ताकि शक्ल पेशेंट की अच्छी हो जाए। फिर अंत में जब ऑर्थोडोंटिस्ट ने सारे दांतों को एक लाइन में टिका दिया है और जॉज की सर्जरी भी हो गई है, फिर जो प्रोस्थोडोंटिस्ट है वो फाइनल रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस करते हैं। जो दांतों में गैप्स रह गए हैं क्योंकि कुछ मिसिंग टीथ भी होते हैं, उन गैप्स को फिल करता है प्रोस्थोडोंटिस्ट, कोई ब्रिज लगा के या इम्प्लांट लगा के। फिर जो फाइनल फेज की रिवीजन होती है, जो स्कार्स पड़ गए हैं नोज की सर्जरी, लिप की सर्जरी के कारण, उसकी फाइनल रिवीजन करता है प्लास्टिक सर्जन। और हाँ, क्योंकि इन बच्चों का सेल्फ एस्टीम थोड़ा कम होता है, तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसका रोल तो पूरी प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सोशल डोमेन की बात करें तो सबसे पहले रिजेक्शन आता है। सो यूजुअली फिजिकल अट्रैक्टिव चाइल्ड,
उनको समाज में ज़्यादा लव मिलता है, ज़्यादा एक्सेप्टेड होते हैं। और जो बच्चे थोड़ा अलग होते हैं वो यूजुअली दे आर बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दीज चिल्ड्रन एंड दे विल लाइक हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड फॉर दो चिल्ड्रंस। सो मैं उनमें मिल भी नहीं सकता हूँ और इसी थॉट के साथ वो ज़िंदगी भर जीते हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर हैविंग नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट। वो अपने बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। ऐसा नहीं है उनका आईक्यू कम होता है, इन बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी, ये बच्चे घबरा जाते हैं जब उनको लोगों से इंटरेक्ट करना होता है। बेसिकली सोशल एंग्जाइटी इज़ मोर प्रोमिनेंट इन दीज चिल्ड्रंस। तो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज़ विद द पेरेंट्स, अनदर वन इज़ विद द चिल्ड्रन। ज़्यादातर मदर्स और पेरेंट्स वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं बच्चों को। नहीं, मेरा बच्चा है, इसमें ये क्लेफ्ट लिप है और ये ठीक होना चाहिए। डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको वो एक्सपोजर जब तक नहीं मिलेगा उनका नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट रहेगा। और जब वो इंडिपेंडेंटली कोई काम करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सो ऐसा भी देखा गया है कि साइकोथेरेपी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से ये बच्चे काफ़ी हद तक इनमें इम्प्रूवमेंट होता है और ये अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। कटे होठ और कटे तालू का इलाज पॉसिबल है। बचपन से लेके बड़े होने तक ये प्रोसेस लंबा ज़रूर है, पर इससे इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाई जा सकती है और नई टेक्नोलॉजी से अब ये काफ़ी आसान हो गया है।